हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारे से सेशन, इस प्यारी सी वीडियो में, जहां मैं लेकर आई हूँ क्लास 9 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है फिजिक्स का, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। और बल तथा गति के नियम में हमने इसके पहले एक पार्ट पढ़ा था जहां मैंने आपको गति का पहला नियम पढ़ाया है। इसी के साथ फिर एक और क्लास में लेकर आई थी जहां पर मैंने इनर्शिया यानी जड़त्व और द्रव्यमान को एक्सप्लेन किया था। आज मैं लेकर आई हूं गति का दूसरा नियम। जी हां, आज हम न्यूटन सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा और सेशन स्टार्ट कर लेते हैं अब। लेकिन इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन, जानकारी देना चाहती हूँ हमारे चैनल के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्लास 6 से लेकर 12 तक यदि बेटा इनमें से आप किसी भी क्लास में हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी तरह की कोई पेमेंट करनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर करते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड। साथ ही साथ हमारे चैनल पर जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सब अरेंज फॉर्मेट में होती है, जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम आपको पढ़ाते हैं और आपके सारे डाउट्स करते हैं सॉल्व। अब इसी के साथ बात आती है कि मैम जितना आप हमें पढ़ा रहे हैं और जो आप हमें पढ़ा चुके हैं, इन सब के नोट्स हमें कहाँ से मिलने वाले हैं। नोट्स की जो लिंक है वो आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ई नोट्स और ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे एक इंग्लिश मीडियम चैनल भी है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं हमारे इंग्लिश मीडियम चैनल पर जाकर वहाँ केजी से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। ओके, गति का दूसरा नियम हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत करते हैं। इसे पढ़ने के पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन हम वहाँ पर मूव करेंगे। पूरा लिखकर एक एक चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगी। गति का दूसरा नियम क्या कह रहा है? तो गति का पहला नियम ने एक्चुअली हमें बताया था कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है, यानी उसे एक्सीलरेशन मिलता है। त्वरण तो आपको पता ही है और गति का पहला नियम। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। और एक और लाइन क्या लिखा है? टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो ऐसा कभी हुआ है क्या कि उस व्यक्ति की डेथ ही हो गई? टेबल टेनिस खेलते समय ऐसा नहीं होता है ना। ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस होगा कि उस छोटी सी बॉल से किसी की डेथ हो जाए, लेकिन वही क्रिकेट खेलते टाइम ये चीज़ बिल्कुल संभव है, बिल्कुल पॉसिबल है। चलो इसे हम थोड़ा सा समझते हैं, जिसके लिए मुझे एक ब्लैंक स्लाइड की ज़रूरत होगी और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको याद दिलाती हूँ, यानी कि समझाती हूँ। तो जैसा कि बेटा आप सभी को पता है कि गति के नियम कुल कितने हैं? तो गति के टोटल 3 लॉ यानी कि 3 नियम हैं। गति के टोटल कितने लॉ, कितने नियम हैं? गति के हैं भैया कुल 3 नियम। और इन तीनों नियमों के बारे में अगर मैं बात करूं गति का ये तीनों नियम हमसे क्या कहते हैं? एक साइड में लिख रही हूं गति का फर्स्ट लॉ यानी कि भैया पहला नियम। सेकंड लिख रही हूं बेटा मैं सेकंड लॉ यानी कि भैया दूसरा नियम। और इसी के साथ अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्या? थर्ड लॉ यानी कि गति का तीसरा नियम। ठीक है, थर्ड लॉ यानी कि गति का तीसरा नियम। क्या आपको याद है मैंने आपको क्या बताया था? गति का पहला नियम हमसे क्या कहता है कि भैया अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो भैया वो कैसे रहेगी? विराम ही रहेगी। और अगर कोई वस्तु बेटा गति की अवस्था में है तो फिर वो कैसी रहेगी? गति की अवस्था में ही रहेगी। लेकिन कब तक? तो तब तक रहेगी जब तक वहां पर कोई बाह्य बल काम ना करे, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि गति के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम या फिर बेटा हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जहां हमने जाना था कि भैया दिशा का जड़त्व भी होता है, जहां हमने जाना था गति का जड़त्व भी होता है, और जहां हमने जाना था कि विराम का जड़त्व भी होता है। ठीक है, तो खैर इसके पहले वाले सेशन में मैंने टाइप्स ऑफ इनर्शिया ही आपको बताए थे, जहां हमने
एनर्जी ऑफ डायरेक्शन, मोशन और हमने विराम का जड़त्व, ये तीनों चीजें वहां पर जान ली थी। एनर्जी ऑफ रेस्ट ये भी हमने वहां पढ़ लिया था। आज का ये प्यारा सा सेशन जहाँ थोड़ी सी चीजें मैंने आपको रिवाइज कराई ताकि आप कुछ भूलो ना। सो आज हमें जानना है न्यूटन जी ने जो सेकंड लॉ हमें बताया है, यानी कि गति के दूसरे नियम के बारे में जो बताया, बस उसी को हमें जानना है। और न्यूटन जी की गति का दूसरा नियम हमसे कहता है कि भैया जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, लेकिन बेटा किसके? संवेग में परिवर्तन की दर के। किसके होता है? संवेग में परिवर्तन की दर के। ठीक है भाई, संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती होता है। ऐसा हमें किसने बताया था? न्यूटन की गति के सेकंड लॉ दूसरे नियम ने बताया था। जहां से हमें किसके बारे में पता चलता है? फोर्स के बारे में पता चलता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? तो यहाँ पर हमें फोर्स के फॉर्मूले के बारे में पता चलता है, लेकिन एक सोचने वाली बात है, और वो सोचने वाली बात ये है कि भाई ये संवेग में परिवर्तन की दर कह रहे हैं, तो ये संवेग क्या है? संवेग को इंग्लिश में हम मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। और इसके बारे में अभी मैं आपको बताना शुरू करती हूँ, लेकिन ये कहानी याद है आपको? लगे हाथ ध्यान से सुन लीजिए। गति का तीसरा नियम जो अभी हम नहीं पहुंचे, लेकिन इसके बाद वाले सेशन में जाएंगे और वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि भैया हर क्रिया की बराबर और बेटा क्या होती है? विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हमारे द्वारा चलना, रॉकेट का आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ जाना, ये सब गति के तीसरे नियम के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सीधे उठाने जा रही हूं मैं क्या? इस सेक्शन को, इस पार्ट को, और वो पार्ट क्या है? गति का दूसरा नियम है। ठीक है भाई, तो एक हेडिंग तो बनती है इसी के साथ साथ, और वो हेडिंग क्या है? तो हेडिंग है गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अब मैं आपको गति के दूसरे नियम की गणितीय गणना भी करना सिखाऊंगी, है ना? बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। मैं आपको गति के दूसरे नियम की गणितीय गणना करना भी सिखाऊंगी। हम इसकी गणितीय गणना भी करेंगे। ओके, सो हमने क्या देखा कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम जो हमें कहता है कि जो फोर्स यानी कि बल होता है, ये प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर के। सबसे पहली चीज, संवेग को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बेटा? तो ये होता है मोमेंटम, है ना? और हम संवेग की अगर बात कर रहे हैं तो भैया संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? ये संवेग को हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें दो चीजें पता होनी चाहिए बेटा। हमें पता होना चाहिए उस वस्तु का मास, और हमें उसकी क्या पता होनी चाहिए? वेलोसिटी पता होनी चाहिए, है ना? अब वो चाहे शुरुआती हो या अंतिम हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम बोल रहे हैं संवेग या मोमेंटम क्या होता है, सो अगर हम क्या करें बेटा? द्रव्यमान का, किसका बोल रहे हैं बेटा? द्रव्यमान, यानी कि भैया मास का गुणा कर देते हैं किससे? वेलोसिटी से, यानी कि वेग से, तो हम वहां पर क्या निकाल सकते हैं? मोमेंटम यानी कि संवेग। और सुनो और जानो अभी कि मैम ये वेलोसिटी कौन सी वाली है, तो वो डिपेंड करेगा। जैसे सुनो, वेग जो होता है भैया ये दो तरीके का होता है। एक होती है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि क्या बेटा? प्रारंभिक वेग, और क्या होता है? एक अंतिम वेग। एक होता है प्रारंभिक वेग और क्या होता है? सो एक होता है क्या? अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को इंग्लिश में हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं और अंतिम वेग को हम इंग्लिश में फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। इसे हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं प्रारंभिक वेग को, और अंतिम को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आते हैं कि मैम ये फोर्स का फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कैसे निकला? तो जब मैं अभी थोड़ी ही देर में आपको संवेग की गणितीय गणना करना सिखाऊंगी, तो वहीं पर इसके बारे में, मतलब मैं जब इसके दूसरे नियम की, न्यूटन के गति के दूसरे नियम की गणितीय गणना करना सिखाऊंगी, तो वहां पर हम जानेंगे कि ऐसा कैसे हुआ,
कैसे ये फोर्स इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन बना, सारी चीजें हम वहां पर जानेंगे। अच्छा, अब आते हैं हम इसके यूनिट की तरफ। तो बेटा ध्यान से सुनेंगे कि भैया जो मोमेंटम है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो ध्यान से सुनो, बात आती है क्या कि भैया ये मास मल्टीप्लाई क्या है वेलोसिटी। पहली बात तो इस मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो पहली बात तो इसका फॉर्मूला mv है। मुझे बताओ कि m की मास की कितनी होती है, किलोग्राम, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, यानी कि भैया संवेग यानी मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दैट्स इट, यहाँ पर हमने संवेग मोमेंटम को अच्छे से जान लिया है, हमने इसे अच्छे से समझ लिया है ना। नाउ अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। गणितीय गणना आपको करना सिखाऊंगी, पर न्यूटन के गति का दूसरा नियम हमें इतनी सारी जानकारी देता है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हमने ये कहानी अभी जानी थी और यहाँ पर हमें एक शब्द और मिला था, त्वरण। पहला क्या बोलता है वो हमने देख लिया, त्वरण क्या होता है। सो भैया इसको हम ए से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन में क्या होता है बेटा t। ये सब हमें कहाँ पता चलेगा मैम, तो ठीक इसके पहले वाले चैप्टर में मोशन यानी गति में हमें यही सब पढ़ना होता है बेटा। ओके, सो क्या कह रहे हैं, ये सब आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि भाई टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो भाई वो घायल नहीं होता है ना, बिल्कुल नहीं होता है। और गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद भाई वो घायल हो सकता है, बिल्कुल घायल हो सकता है, उसे गहरी चोट भी लग सकती है। सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती है, बिल्कुल सही। अगर सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना हो सकती है क्या, तब पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि वो उसके किनारे खड़ा है। परंतु 5 मीटर पर सेकंड जैसे कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। ट्रक अगर कहीं खड़ा है तब तो वो घायल होने का कारण या मृत्यु का कारण नहीं होगा, लेकिन वो अगर बहुत धीमी गति से भी आ रहा है और अगर कोई व्यक्ति उससे टक्कर मार जाए तो हो सकता है कि उसमें दबकर या XYZ कुछ भी होकर उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है ना। इसी के साथ एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु, जैसे हम एक गोली की बात करते हैं, बंदूक से जो गोली चलाई जाती है, आप खुद से सोचकर देखो कि वो गोली कितनी छोटी सी होती है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो वो किसी की जान भी ले लेती है। ले सकती है नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे, ले लेती है। सो एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु है ना, जैसे गोली हो गई है ना, इसको अगर बंदूक से तीव्र गति से छोड़ा जाता है तो वह भी किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव जो है वो वस्तु के द्रव्यमान यानी उस वस्तु के बेटा किस पर, मास। द्रव्यमान बोले तो उसके मास और वेग बोले तो उसकी वेलोसिटी। वेग बोले तो उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर करता है। और इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाए यानी एक्सेलरेट किया जाए तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए उसे ज्यादा यानी कि अधिक फोर्स की आवश्यकता होती है, अधिक बल की क्या होती है बेटा, आवश्यकता होती है। ओके, चलो इससे संबंधित एक मैंने GIF बस यूज किया है वहां पर, और कुछ नहीं। नाउ नेक्स्ट आते हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है, बिल्कुल होती है, जिसे हम संवेग कहते हैं। संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने ही क्या किया था, प्रस्तुत किया था। किसी वस्तु का संवेग जिसे हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, उसके द्रव्यमान यानी m और वेग यानी v के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। जो थ्योरी बेटा यहाँ पर लिखी है सेम यही चीज मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक चीज और ध्यान रखना, ये स्मॉल p ही है, उम्मीद करती हूँ आप इसे स्मॉल ही समझेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। इसे हम थोड़ा सा ऐसे लिख दें, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो हमने क्या देखा, जो अभी वहां पर थ्योरी में आपको मिल रहा है वो ऑलरेडी मैम ने आपको एक्सप्लेन करके रखा है। तो हमने जान लिया किसी वस्तु का संवेग यानी कि जो p है वो उसके द्रव्यमान यानी मास और उसकी वेलोसिटी यानी वेग के गुणनफल से हम आराम से उसे परिभाषित कर सकते हैं। सो मोमेंटम की अगर बात करें या संवेग की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, मास वेलोसिटी होता है। ओके, सो संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, बिल्कुल सही बोला है भाई। फिर ये कौन सी राशि होनी चाहिए, अगर बोल रहे हैं कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और दिशा यानी कि बेटा क्या है भैया, इसमें डायरेक्शन भी है।
तो अगर ये दोनों ही चीजें हैं तो फिर संवेग क्या हो सकता है, कौन सी राशि होगी? तो दो ही राशि हो सकती है, या तो अदिश होगी या तो सदिश होगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संवेग कौन सी राशि है फिर भैया, तो ये हो जाएगी सदिश राशि। कौन सी राशि? सदिश। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा भी है और इसमें परिमाण भी है। इसकी दिशा वही होती है जो वेग यानी वेलोसिटी की होती है। और बात आती है वेलोसिटी कौन सी राशि होती है, तो भैया ये भी तो एक सदिश राशि है। कौन सी राशि होती है? सदिश। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यानी कि विस्थापन बटा समय, यही इसका सूत्र यानी कि फॉर्मूला होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं संवेग का एसआई मात्रा किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। हाँ, अभी हमने जाना कि ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है और हमने देखा कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे निकला तो हमने उसको भी पूरा अच्छे से देख लिया है। नाउ आगे आते हैं गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना करने की तरफ। सो आते हैं अब हम इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए कि भाई कैसे कौन कौन सी चीजें हुई हैं। सो ध्यान से सुनिएगा। माना कि हम द्रव्यमान के कोई वस्तु, क्या बोल रहे हैं कि भाई मान लिया हमने, जैसे हम मैथ्स में मानते हैं ना वैसे ही हमें थोड़ा सा यहाँ पर भी मानना पड़ेगा। सो माना कि हम द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग उसकी इनिशियल वेलोसिटी से सीधी रेखा में चल रही है और t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है, तब इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग कितना होगा? तो मेरी बात सुनना, है ना, मेरी बात सुनना। कहाँ लिखूं मैं? मुझे चाहिए थोड़ा सा स्पेस, है ना, है ना। अब आते हैं हम, हेडिंग कहती है हमारी गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। चलो भाई, तो हम भी हेडिंग डाल देते हैं, है ना, न्यूटन के द्वितीय नियम की, न्यूटन के द्वितीय नियम की, न्यूटन के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। क्या बोल रहे हैं? न्यूटन के द्वितीय नियम की गणितीय गणना की तरफ हम चल रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। ओके, चलो भाई, अब हमने क्या देखा इसी के साथ साथ, ये मैंने यहाँ से ऐसा, ये ऐसा, थोड़ा सा हम इसे ऐसा बना देते हैं, ये यहाँ से यूं गया और ये यहाँ से यूं गया। ठीक है, देखो भाई होता क्या है, तो पहली बात तो हमसे क्या बोला है कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग, कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है और t समय के पश्चात एक निश्चित बल F लगाने पर वस्तु का वेग v हो जाता है। अच्छा, तो हमें इसका मतलब क्या क्या देकर रखा है, तो हमने देखा भैया, हमें देकर रखा है, पहले हम निकालेंगे यहाँ पर क्या, प्रारंभिक संवेग। क्या निकालने जा रहे हैं? सो हम अपनी इस प्रारंभिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख रही हूँ प्रारंभिक स्थिति को लेकर, और उस पॉइंट में क्या होगा, तो देखो उस पॉइंट में होगा ये कि हमारे पास क्या है भैया, मास यानी कि द्रव्यमान, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल m से। ओके, पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा। और हमें क्या देकर रखा है, इनिशियल वेलोसिटी, है ना, क्या देकर रखा है, सो हमें इनिशियल वेलोसिटी यानी कि बेटा प्रारंभिक वेग देकर रखा है ना। क्यों मिटाया है, एक ही भाषा में सोच रही हूँ, लिख दूँ, जगह कम है क्योंकि। सो ये हमारा क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग। ठीक है, इसे हम किससे डिनोट करेंगे, ये स्मॉल vm हो जाएगा और ये स्मॉल u हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना होगा, प्रारंभिक संवेग, इनिशियल मोमेंटम, है ना। हम प्रारंभिक स्थिति की बात चल रहे हैं, हम यहाँ प्रारंभिक संवेग भी लिख सकते थे, बट मैंने स्थिति के बारे में बताया क्योंकि मैं ये चीजें बता रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम कैसे निकलेगा भैया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान का गुणा कर दो, किससे कर दो, वेलोसिटी से। हमारे पास तो इनिशियल है तो हमने इन दोनों का गुणा किया। मैं सीधे लिख देती हूँ कि ये क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये हमारी पहली कहानी हो गई।
नेक्स्ट आते हैं अब हम दूसरी कहानी की तरफ कि भैया प्रारंभिक स्थिति और फिर हमसे अंतिम स्थिति क्या कहती है, चलो वो भी जान लेते हैं। और आप सबने वीडियो को लाइक शेयर तो कर दिया है ना भैया, कर दीजिएगा जिसने अभी तक नहीं किया है, ताकि इसी तरह से और भी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आते रहूं। नेक्स्ट आते हैं भाई, इसमें आपको पता तो है मास तो मास ही होगा, है ना, मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो चलो भाई, द्रव्यमान ये रहा हमारा, ठीक है, सेम टू सेम। और हमने क्या देखा, हमारे पास क्या होगा, अंतिम वेग होगा बेटा। कौन सा वेग होगा, अंतिम वेग, यानी कि होगी फाइनल वेलोसिटी। तो ये हमारा स्मॉल m, ये हमारा क्या हो जाएगा, v होगा। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, सो हम यहाँ से फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगा, mv होगा। ठीक है, चलो भाई, हमें दो तरीके की इक्वेशन हमने यहाँ पर उठा ली है, हमने यहाँ ले ली है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सीधे आते हैं फोर्स की तरफ। भैया फोर्स क्या बोलता है कि ये प्रोपोर्शनल होता है बेटा, समानुपाती होता है किसके, संवेग में परिवर्तन की दर के। ठीक है, तो ये संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। ओके, वेरी गुड, वेल डन। अच्छा, इसे हमें सॉल्व करना है, तो एक रेखा में यहाँ पर खींच देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, तो हमें जो जो चीज़ें पता है, जैसे संवेग में परिवर्तन बोला है, मतलब इनिशियल, और क्या बोल रहे हैं, फाइनल, जिसे हम टाइम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समझे कि नहीं, संवेग में परिवर्तन की दर की बात चल रही है, तो हमने क्या किया, हमने उसको उसकी जगह पर पुट कर दिया। समय से तो भाग देना पड़ेगा, जैसा कि हमें अभी कहानी एक्सप्लेन की गई थी। इसे पूरे को सॉल्व करें क्या, चलिए करते हैं। तो ये प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनल हुआ है, हम दोनों में से m को कॉमन ले लेते, ये हमारा v माइनस यू अपॉन में क्या हो जाएगा, t। आपको कुछ याद आ रहा है क्या, इसके ठीक पहले वाले चैप्टर में क्या हमने ऐसा कुछ तो पढ़ा होगा भाई, कोई तो ऐसी चीज होगी जो हमने इसमें पढ़ी होगी, और वो क्या है, तो वो ये है कि ये किसी चीज का फॉर्मूला है। किसका है भैया, एक्सीलरेशन का, त्वरण का। जानबूझ के भी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सीलरेशन को हाईलाइट किया था, क्यों, ताकि आपको याद वापस से मैं दिला सकूं। तो सुनो, अब यहाँ से क्या हो गया, सो फोर्स जो है समानुपाती है किसके, मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन के। ठीक है भाई, यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, बट अभी भी ये समानुपाती है, प्रोपोर्शनल, इसे हटाने के लिए कांस्टेंट चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर देते हैं यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई। और अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? चलो अब आते हैं इसकी यूनिट की तरफ। तो भैया इसकी SI यूनिट जो होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। या तो ये ऐसा मिलेगा, या फिर आपको ये क्या मिलेगा, तो सुनो, आपको मिलेगा मास की क्या होती है, किलोग्राम, एक्सीलरेशन की क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको ये क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो दैट्स इट। तो ये पूरी कहानी हो चुकी है, जहां हमने यहाँ से यहाँ तक की बात पूरी जान ली। अगेन कह रही हूँ, ये प्रारंभिक स्थिति थी, ये हमारी अंतिम स्थिति थी, जहां से हमने क्या निकाला, हमारा प्रारंभिक संवेग, और हमने अंतिम संवेग निकाला, और उसके बेस पर हमने इस फॉर्मूले को निकाला है, और हमने इसकी SI यूनिट भी हर तरीके से देख लिया है। दैट्स इट, यही हमारे न्यूटन का दूसरा नियम हमें बताता है। ओके, और जो मैंने अभी पूरा कैलकुलेशन करके बताया वो कहाँ पर लिखेंगे आप, जब भी अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे, इसके ठीक नीचे आना चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ आगे आते हैं अब हम अगली कहानी की तरफ। सो गति के दूसरे नियम का प्रयोग, जनरली जो गति का दूसरा नियम है, अपने डेली बेसिस के काम में भी, दैनिक जीवन में भी इसको प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, तो सुनो, क्या आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्र रक्षक को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते या पकड़ते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते देखा है? भाई एक बात बताओ, क्रिकेट तो सब लोग खेलते होंगे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सी बात पूछी जा रही है। आपने देखा होगा भाई, जो बॉल आती है अगर, तो कभी भी ऐसा होता है कि बिल्कुल ऐसे ऐसे मुंह पर लेकर बैठे रहते हैं, नहीं ना, हाथ को थोड़ा सा कहाँ करते हैं, पीछे की तरफ करते हैं।
ऐसा करने के पीछे कारण क्या होता है कि चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। कोई भी ऐसे कैच नहीं करता बिल्कुल मुंह के पास लेकर आके कैच करने लगे। सो क्या आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्र रक्षक को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते देखा है? इस प्रकार से क्षेत्र रक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है, उसकी वेलोसिटी क्या करता है? 0 करता है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कैसी हो जाती है? कम। संवेग परिवर्तन की दर अभी बताया, मोमेंटम के बारे में, संवेग के बारे में, ठीक है। तो क्रिकेट के खेल में कैच लपकने या पकड़ने के लिए क्षेत्र रक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है, जिससे चोट लगने या घायल होने की संभावना क्या हो जाती है? कम। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं इसी के साथ। इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है, और अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य होता है, अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर ज्यादा होती है। इसीलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना होगा, जिससे हो सकता है कि भैया खिलाड़ी के हथेली में चोट भी लग जाए। ओके, चलो भाई, बस ये चीज आपको बतानी थी। और एक ऊंची कूद वाला एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। लॉन्ग जंप आपने सुनी होगी। सो ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है। थोड़ा सा अगर कभी हम फर्स्ट टाइम ये चीज़ करते हैं ना, तो बड़ा डर सा लगता है कि अगर हमने एकदम से जंप करी तो भाई पैर में हमारी चोट भी लग सकती है ना। तो ये मैंने कई बार किया है जब मैं ग्राउंड जाती थी, बट ये थोड़ा सा रिस्की होता है। जब हमें स्टार्टिंग में नहीं पता होता तो हमें जंप करने में डर लगता है, बट एक बार हैबिट हो जाती है तो फिर हम आराम से कर लेते हैं। तो ऊंची कूद यानी लॉन्ग जंप वाले मैदान में बात कर रहे हैं भाई, खिलाड़ियों को कुशन पर या फिर बालू पर जो रेत होती है उस पर कूदना होता है। ऐसा खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। सोचो कि कैसे कराटे का एक खिलाड़ी एक ही झटके में बर्फ की एक सिल्ली को तोड़ देता है। वो एक ही झटके में ये चीज कर देता है, बिल्कुल कर देता है। और जब भी लॉन्ग जंप की भी बात आती है ना, तो व्यक्ति दूर से दौड़ता हुआ आता है। ऐसा नहीं कि खड़ा है एक प्लेस पर, यहाँ से उसे कूदना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। व्यक्ति दूर से दौड़ता हुआ आता है ताकि वो आसानी से जंप कर सके, ठीक है। आप सोचो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, सीधे फिर मैं छलांग लगा दूंगा लंबी वाली, तो वो चीज़ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए, दैट्स इट। यहाँ पर होते हैं हमारे फाइनली कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूरी अच्छी तरीके से क्लियर। नाउ अब हम आते हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को, है ना। ये एग्जाम्पल्स हैं बीच में, चैप्टर के बीच में। जैसा कि आपको पता है मैंने क्लास 9th में मतलब क्लास 9 का इसके पहले वाले चैप्टर में मोशन में भी करवाए थे, इसमें भी मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। सो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। सो हमारा एग्जाम्पल 8.1 है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। पहले से ध्यान से पढ़ते हैं हम, ठीक है। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। ये वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा यहाँ पर ज्ञात करने को कहा जा रहा है। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता है तो वस्तु का अंतिम वेग भैया क्या होगा? अब सुनो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोचने वाली बात है, हम कैसे सॉल्व करें। तो पहली बात तो ये सोचना था ही नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने कस्टम वीडियोस इस पर बनाई है। मैं कई सारे शॉर्ट्स बना चुकी हूँ कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। और क्लास 9th का इसके ठीक पहले वाला चैप्टर मोशन में भी मैंने एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके बोला था कि कैसे हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। बस उसी चीज़ को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे बहुत अच्छे से कम हम क्या करेंगे, इसे 2 से 3 बार पढ़ेंगे। जितनी चीज़ें हमें गिवन होगी हम उसे नोट डाउन कर लेंगे, और जो हमें फाइंड करने को बोला जाएगा तो हम उसे भी लिख लेंगे, ताकि बेटा हमारा काम क्या हो सके, आसान। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, इसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन एक बार पढ़ने पे ना समझ में आए तो ये मत सोचना कि बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? बहुत अच्छे से बनेगा, लेकिन आपको इसे थोड़ा सा रीड करना होगा, जो दिया है उसे वहां पर लिखना होगा। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इसे फटाफट से, एक एक करके चीजों को लिखते हैं। देखो भाई, तो हमें क्या बोल रहे हैं, 5 किलोग्राम जो है हमें द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत कर रहा है। तो हमें क्या देकर रखा है भैया? द्रव्यमान, मास देकर रखा है बेटा, और वो कितना देकर रखा है? 5 किलोग्राम। और क्या बोल रहे हैं, समय कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है? सो भैया वो है 2 सेकंड। फिर इसके साथ हमने क्या देखा कि हमारे पास वेलोसिटी है,
इनिशियल भी है, फाइनल भी है। क्यों? क्योंकि खुद ही तो बोल रहे हैं कि वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 60 मीटर पर सेकंड, यानी ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी और बेटा ये हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। हमें बोल रहे हैं कि बल की मात्रा ज्ञात करिए। ठीक है भाई, हमें फोर्स फाइंड करने को कह रहे हैं, हम यहाँ से कर देंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता है। अब समय क्या कह रहे हैं कि अगर क्या हो 5 सेकंड, तो आपको वस्तु की फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग फाइंड करना है। अब जिन भी स्टूडेंट्स को यदि से लेकर होगा तक की कहानी नहीं भी समझ में आई, तो भाई आपको करे तक तो अब क्लियर हो गया होगा। मैम ने आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बता दिए। तो सुनो, अब मैं मेंशन करती हूँ, एक एक करके लिख देती हूँ। तो हमारे पास क्या दिया है, मास देकर रखा है और वो कितना है बेटा, 5 किलोग्राम। ये ग्राम में भी नहीं, प्रॉपर किलोग्राम में दिया है, तो हमें से चेंज भी नहीं करना है। टाइम कितना देकर रखा है बेटा, सो वो देकर रखा है 2 सेकंड का। इसी के साथ हमें और क्या देकर रखी है, इनिशियल वेलोसिटी, और वो है 3 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी जो कि है 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड करने को बोल रहे हैं फोर्स के बारे में। कह रहे हैं कि भैया कुछ नहीं, आप तो हमें फोर्स निकाल के दे दो। तो ठीक है, हमें तो फोर्स का फॉर्मूला पता है ना, अभी तो हमने पढ़ा। तो देखो भाई, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। हम चाहें तो ये सीधे एक्सेलरेशन भी लगा दें, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए सब कुछ है, v है, u है, t है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन में t। क्लियर? चलो चीज़ों को पुट कर दो। हमें ये नहीं पता है, लेकिन हमें मास पता है, तो मैंने उसकी जगह पर 5 लिख दिया। वेलोसिटी पता है, फाइनल वाली तो वो 7 होगी, इनिशियल 3 होगी। समय कितना बोल रहे हैं अभी, 2 सेकंड का। ठीक है भाई, चलो आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो फोर्स हो गया, 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, यानी 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स में, और ये हमारा फोर्स कितना निकल कर आएगा, सो वो 10 न्यूटन निकल कर आएगा। फोर्स कितना निकल कर आएगा हमारा, सो वो निकल कर आएगा 10 न्यूटन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम, ये होता है यहाँ पर। अब हमसे कह रहे हैं कि यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए, बल यही है, और इस पे आरोपित कितना किया जाए, समय क्या होगा, 5 सेकंड का। तो आपको फाइनल वेलोसिटी बतानी है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, और हमने क्या लगाया, वही फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t, जिसमें हमें v फाइंड करना है। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस एफ टी अपॉन में क्या हो जाएगा, m। बेटा इसी को ही हम इधर उधर करके v में निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले से इसे मैंने बनाया है। अब v हमें नहीं पता है, लेकिन भाई u तो पता है ना। u हमें कितना देकर रखा है, 3 देकर रखा है। हमने लिखा फोर्स कितना देकर रखा है भैया, 10 देकर रखा है। टाइम कितना देकर रखा है, इस बार हमारे पास समय कितना होगा, 5 सेकेंड होगा। ओके, नाउ हमारे पास मास कितना देकर रखा है, अगेन वो भी कितना है भैया, 5 ही होगा। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो v इज इक्वल्स टू 3 प्लस ये 50 बाय क्या हो जाएगा, 5, और अगर मैं इसे क्या करती हूँ, काटा पीटी, तो ये 10 टाइम्स में जाएगा, और जो यहाँ पर अंतिम वेग निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 13 मीटर पर सेकेंड। समझे कि नहीं, यानी इसका जो अंतिम वेग निकल कर आएगा वो 5 सेकेंड के लिए निकल कर आएगा 13 मीटर पर सेकेंड। सो उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं बढ़ूंगी आगे की तरफ। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8.2 यानी एग्जाम्पल 8.2। किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी आपको ये बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, या फिर 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में। तो मैंने आपसे हमेशा बोला है कि क्वेश्चन रीड करना है। एक बार किया तो एक बार रीड करने में एक चीज पता चली कि भाई हमारे पास मास तो यहाँ पर दोनों के लिए एक ही देकर रखा है,
ये हमें क्या देकर रखा है, मास। अब बता रहे हैं कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में अगर हम क्या करते हैं, तो अगर हम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करते हैं इसमें, या फिर 4 किलोग्राम। अच्छा एक चीज और, मास एक नहीं देके रखा है, दो मास देकर रखे हैं का भाई। सो ये हमें मास 1 लेकर देके रखा है और वो मास 2 देकर रखा है ना। और इसी के साथ ये इसका एक्सेलरेशन देकर रखा है, ये हमारा क्या होगा, मास 2 है, ये इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें बताना है कि किस में ज्यादा बल की आवश्यकता होगी, इस वाले में या फिर इस वाले में, जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और एक्सेलरेट कितना हो रही है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और जिसका द्रव्यमान 4 किलोग्राम है और वो एक्सेलरेट हो रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। चलो सॉल्व करते हैं, जानते हैं, बट इसमें कुछ चीजें पहले आपको नोट डाउन करनी होगी, और वो क्या होगी भाई। तो बात कुछ ऐसी है कि हमें यहाँ पर क्या निकालने को बोल रहे हैं, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, जिसके लिए हम एक काम करते हैं, हमें क्या पता है, m1 इज इक्वल्स टू, अच्छा एक बात बताओ, फोर्स क्या होता है, सो वो होता है मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, ठीक है भाई। फोर्स क्या होता है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन होता है, तो ये m1 और ये a1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हम f1 के लिए फाइंड कर लेंगे। फिर वही बात आती है f2 की, सो ये क्या होगा m2 और क्या हो जाएगा a2। लेकिन हमें दिया क्या क्या है, तो चलो पहले तो हम वो लिखेंगे फिर हम इसकी तरफ आएंगे। तो हमें देकर रखा है, इसको मिटा ही देते हैं, देखो हमें देकर रखा है भैया m1, और वो m1 कितना है, सो वो देकर रखा है 2 किलोग्राम। एक्सेलरेशन a1 कितना देकर रखा है, पहले वाला 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। सो इसी के साथ हमें क्या नहीं पता है, और क्या दिया है, m2 जो कि कितना है 4 किलोग्राम, और हमें एक्सेलरेशन दूसरा वाला देकर रखा है a2 जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमें इसका क्या निकालना है, f1, और हम तब निकालेंगे f2 जब हमें ये पता होगा, तब जाके तो हम बता पाएंगे कि किस में अधिक बल आरोपित हो रहा है। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला पुट कर दो। कैसे करोगे, तो F1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, M1 A1। कैसे लगाएंगे हम, हमारा M1 कितना है भैया 2 है, A1 कितना है 5 है, यानी कि इसका बल कितना लग रहा है 10 न्यूटन का। वेरी गुड। फिर हम बढ़े आगे की तरफ, फिर हमने क्या देखा, हमारा ये क्या है F2 और बराबर में क्या होगा M2 और A2, ठीक है। हमने लिख दिया हमारा M2 कितना है 4 है, और हमारा A2 कितना है भैया, सो वो है 2। तो 4 दूनी यहाँ पर कितना आएगा 8 न्यूटन। हमें एक चीज पता चली कि F1 में जो है वो अधिक बल लगाना पड़ेगा F2 से। एक F1 में अधिक बल लगा है F2 से, F1 में कितना लगा है 10 न्यूटन का, और F2 में कितना लगा है 8 न्यूटन। तो किस में अधिक बल की आवश्यकता होगी, F1 में, क्योंकि यहाँ पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, सो इसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी F2 की तुलना में, ओके। सो ये बस हमसे क्वेश्चन में पूछा था, हमने बता दिया, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम, ये रहा हमारा एग्जाम्पल 8.3। एक कार 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। सो हमें यहाँ पर गति देकर रखी है, जो कि कह रहे हैं कि एक कार 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। अगर बच्चों ने ध्यान से देखा होगा, ठीक है, आपको गति तो पता है, तो मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, फिर बताऊंगी क्या ध्यान से देखा होगा। और यदि ब्रेक लगाने के बाद ये रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है, बेटा ये ब्रेक लगाने के बाद की बात चल रही है। इसे भी हाईलाइट कर रही हूँ, इसे भी हाईलाइट कर रही हूँ, इकट्ठा बताऊंगी। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले आपको यहाँ पर बल की गणना करनी है, ठीक है, फोर्स बता देंगे। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान देकर रखा है, मास देकर रखा है, ठीक है भैया, मास भी हमें देकर रखा है। तो ओवरऑल देखा जाए, हमें यहाँ पर क्या बताना है, फोर्स यानी कि बल के बारे में बताना है, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल दी हुई है, आपको यहाँ फाइनल भी देकर रखी है क्योंकि ब्रेक लगाने की बात चल रही है, जो कि 0 हो जाएगी। टाइम देकर रखा है, और मास देकर रखा है, द्रव्यमान देकर रखा है, ठीक है। बट इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सॉल्यूशन, जहां मैंने आपसे क्या बोला कि भैया u हमारा कितना है 108 किलोमीटर
पर आवर। मुझे आप बताओ क्या ये सही है? भाई नहीं, इसकी यूनिट को हमें चेंज करना होगा क्योंकि बाकी सारी चीज़ें अलग है हमारी, तो हमें इसे मीटर पर सेकेंड में इसकी यूनिट में लाना होगा, जहां हम क्या करेंगे बेटा 5/18 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा की तरह। फिर 2 इनाम 18, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 9 छंग 54 और 6 पंजे क्या हो जाएगा बेटा 30। यानी हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बेटा 30 मीटर पर सेकेंड। नाउ हमें इसके बाद फाइनल कितना देकर रखा है 0। टाइम कितना लग रहा है भैया 4 सेकेंड का समय लग रहा है। और हमसे क्या बोल रहे हैं मास कितना देकर रखा है बेटा, सो वो देकर रखा है हमारे पास 1000 किलोग्राम। कितना देकर रखा है 1000 किलोग्राम हमें यहाँ पर ये देके रखा है। चलो u भी है हमारे पास और हमें क्या देकर रखा है v भी है हमारे पास, टाइम भी है हमारे पास और हमारे पास मास भी है। हमें क्या निकालने को बोल रहे हैं कि अब आप कुछ नहीं करो, सीधे के सीधे फोर्स का फॉर्मूला लगा दो। तो ठीक है भाई, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सो वो होता है यहाँ पर हो जाएगा मास v माइनस u अपॉन में क्या हो जाएगा t। ठीक है भाई, फोर्स हमें नहीं पता है, मास कितना देकर रखा है 1000, v हमारा 0 है, माइनस u कितना है भैया, तो वो है 30 और टाइम बेटा कितना देकर रखा है, सो टाइम देकर रखा है हमको, कहाँ गए टाइम 4 सेकंड का देकर रखा है। ओके, तो अब हमने क्या किया है, सो फोर्स इज इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई -30 अपॉन में 4, ऐसे ही तो सॉल्व होगा। अब हमने क्या किया 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 0, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0। ठीक है, 250 को हमें -30 से मल्टीप्लाई करना है, तो सुनो है ना, -30 से मल्टीप्लाई, तो मैं आपको इजी वे में सिखा देती हूँ। 0 को हम लास्ट में लगा देंगे, तो ये 5 3 15, 3 दूनी 6 और 1 7। भैया सुनो 7500 मैंने मेरी भाषा में किया है, 7500 वो भी किस में, माइनस में आएगा, जो हमें क्या बता रहा है कि ये जो फोर्स लग रहा है, अच्छा एक चीज और न्यूटन और लगा देना, ये हमें नेगेटिव साइन बता रहा है क्या, कि जो बल लग रहा है भैया वो विपरीत दिशा में लग रहा है। समझे कि नहीं? तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। सो क्वेश्चन नंबर मतलब हमारा जो एग्जाम्पल था 8.3 का, वो भी होता है यहाँ पर डन, वो भी होता है यहाँ पर फिनिश। नाउ मूव करते हैं अब हम हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। 5 एग्जाम्पल है, चौथे की तरफ चलते हैं। सो ये हमसे क्या कह रहा है कि 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण दे रहा है। ठीक है भाई, m1 को त्वरण दे रहा है, नहीं पता है, बल कितना दिया है 5 न्यूटन ये पता है। ठीक है, हाँ त्वरण कितना दे रहा है कि तो वो दे रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, मास कितना है ये नहीं पता है, m1 नाम दिया है, और m2 द्रव्यमान को ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण दे रहा है। मतलब हमें फोर्स देकर रखा है, m1 नहीं पता, हमें a1 पता है, हमें m2 नहीं पता, हमें a2 पता है। समझ रहे हो? अगर दोनों द्रव्यमान, हम एक काम करते, इन दोनों का द्रव्यमान फाइंड कर लेते और इन दोनों के द्रव्यमान को एक साथ मिलाने को कह रहे हैं, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। तो हमें बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा के लास्ट में एक्सेलरेशन फाइंड। नहीं समझे, रुको मैं समझाती हूँ। और लाइक शेयर तो कर रहे हो ना, पक्का लाइक कर दिया, शेयर कर दिया दोस्तों के साथ, यहाँ तक की चीजें क्लियर है, एक एक चीज लिखकर पढ़ाइए। तो सुनो, हमें यहाँ पर 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान, वो क्या है हमारा m1 है, जिसका एक्सेलरेशन हमें देकर रखा है। चलो भाई सॉल्व करें इसे। अब ये है बेटा कि पहली बात तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। अगर हम यहाँ मास निकालने जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा F1 अपॉन में A1। ठीक है, ये समझ में आया? तो ध्यान रखना, ये मत कहना मैम ये फॉर्मूला कहाँ से बना दिया आपने, इधर उधर किया बस उसको। तो हमें यहाँ पर भैया m1 नहीं पता है ना, फोर्स हमें पता है, सभी के लिए डायरेक्ट लिख देती हूँ। पहले तो फोर्स पता है हमें 5 न्यूटन का, m1 कितना दिया है हमें नहीं पता है, लेकिन हमें a1 पता है, और वो कितना है, सो भैया वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह से हमें a2 भी पता है, जो कि कितना है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले तो हम m1 फाइंड करेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे m2 निकालेंगे, और फिर इसके बाद हम दोनों को मिला देंगे और हम बताएंगे कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, त्वरण क्या है। ठीक है,
इतनी सारी कहानी मैं आपको सीक्वेंस में निकालना भी सिखा रही हूँ। घबराना नहीं कि मैम एक ही क्वेश्चन में इतना कुछ कैसे निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे, मन से कुछ नहीं कर रहे। तो अभी क्या बोला, m1 इज इक्वल्स टू, भैया f का f ही रखना, f1 मत लिख के बैठ जाइयो, और ये हमारा a1 होगा, ठीक है। चलो, तो हमारा फोर्स कितना दिया था, 5 न्यूटन, ओके। a कितना दिया है हमारे पास, तो फिर कहाँ गया हमारा a, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। काटा पीटी करे क्या, चलो कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.5। कैसे करते हैं, इधर देखो भैया, पॉइंट लगाना पड़ेगा, एक बार में तो जाएगा नहीं, 0 आ गया, और 2 5 का क्या होता है, 10 होता है। क्या होता है, 10, यानी ये कितना हो जाएगा बेटा, 0.5 हो जाएगा। क्लियर, यानी मास कितना हो जाएगा, 0.5 किलोग्राम। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? चलिए नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम किसकी तरफ, m1 के बाद m2 की तरफ, जो कि हमारा क्या हो जाएगा। चलो, तो हमने देखा कि हमें ये 5 देकर रखा है और a2 कितना देकर रखा है, 20 देकर रखा है। डिवाइड कर दो, 5 1 = 5, 5 4 = 20। अब अगर हम 4 से 1 को डिवाइड करते हैं तो 4 1 तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के 0 किया, तो 4 2 क्या होता है, 8, तो ये 2 बच जाएगा, माइनस करेंगे तो फिर यहाँ पॉइंट लगा था तो हमने 0 लगा दिया, 4 5 क्या हो गया, तो ये 20 हो गया, यानी ये 0.25 हो जाएगा हमारा, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा, सो ये 0.25 किलोग्राम होगा। चलिए भाई, m1 m2 दोनों पता चल गया है। अब क्या करेंगे बेटा हम, तो एक काम करते हैं, हम मास निकाल देते हैं, दोनों को प्लस करके m1 प्लस m2, तो हमारे पास टोटल मास आ जाएगा, ये 0.5 है और ये 0.25 है। कैसे प्लस करेंगे, ऐसे प्लस करेंगे, और जब हमने इसे ऐसे प्लस किया तो 0.75 बेटा निकल कर आया है, और 0.75 किलोग्राम इसका क्या होगा, मास हो जाएगा। डन। नाउ आते हैं अब हम एक्सेलरेशन की तरफ। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u अपॉन में। अच्छा एक सेकेंड, हमें तो इतना कुछ गिवन है ना, तो हम एक काम करते हैं कि हम वो फोर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन होता है। हमें ये मास कितना देकर रखा है, फोर्स कितना देकर रखा है, तो कहाँ गया हमारा फोर्स, 5 हो जाएगा। मास हमें कितना देकर रखा है, 0.75 देकर रखा है, और एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है। अब हम एक काम करते हैं, इसको इसके अपॉन में लेके आ जाते हैं, और तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, सो ये 5 अपॉन में 0.75 इज इक्वल्स टू a। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हटा देते हैं पॉइंट को, है ना, ये हमने इसे हटा दिया, 0.75 था, हमने इस पॉइंट को हटा के ऊपर क्या कर दिया, 00। सो ये 500 अपॉन में क्या होगा, 75, ये कुछ ऐसा होगा। और अब हमने क्या किया, डिवाइड किया, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 0 0, 5 3 15, 5 दूनी 10, 0। अब हमें क्या करना होगा, 20 को 3 से डिवाइड 3 छिंग क्या होगा, 18 होगा, ये बचेगा 2 0, फिर 3 छिंग 18, ऐसा चलता रहेगा, यानी एक्सेलरेशन होगा कितना, 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही इसका एक्सेलरेशन निकल कर आएगा। समझे कि नहीं समझे, तो 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है, तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा, तो हमने यहाँ पर बता दिया कि भैया इतना त्वरण उत्पन्न होगा अगर इनके मास को आपस में मिला देते हैं तो। चलिए नाउ लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, ये रहा आप सभी के सामने, और क्या बोल रहे हैं तो सुनो। हमारे सामने एक लंबी मेज पर एक सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समेत ग्राफ यहाँ पर बताया है, जो कि चित्र 8.9 में है। गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा, तो हमने देखा कि भैया पहली बात तो यहाँ जो वेलोसिटी देकर रखी है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्या है बेटा ये, सो यहाँ पर जो अभी हमें ग्राफ देकर रखा है वो क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि हमारी वेलोसिटी यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड में है और टाइम तो सेकंड में है ही।
और दूसरी चीज कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या देके रखा और ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, और समय यहाँ पर 10 सेकंड है, ध्यान रखना उसमें ऑलरेडी खुद से देकर रखा है। तो एक लंबी मीट पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम, भैया मास सुनो 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 सुनो, मास कितना देकर रखा है 20 ग्राम। पहली बात तो इसे हमें चेंज करना होगा, अभी लास्ट में कर देंगे, कोई बात नहीं, है ना। तो 20 ग्राम की गेंद का वेग समय ग्राफ चित्र 8.9 में बताया है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम कितना है 10 सेकंड, ठीक है भाई, अगर ये इतना है तो समय हमारे पास कितना है 10 सेकंड, ऐसा हमें ग्राफ ने बता दिया। अब गेंद को विराम अवस्था में लाना है, रेस्ट में लाना है, तो मेज द्वारा कितना बल लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, हमें ये यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई क्या होता है एक्सेलरेशन। अच्छा एक चीज और, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए एक्सेलरेशन, तभी तो हम क्या बता पाएंगे, तभी तो हम यहाँ पर बल बता पाएंगे, समझे कि नहीं। तो भाई देखो अब हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक चीज और, हमें यहाँ पर क्या देकर रखी है, तो इसे भी तो लेना होगा ना वेलोसिटी, और हमारी अंतिम वो भी तो लिखेंगे। सो इनिशियल हमारे पास कितनी देकर रखी है भैया 20, पर ध्यान रखना सेंटीमीटर पर सेकंड है, ये क्या है सेंटीमीटर पर सेकंड, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करो, कैसे करोगे, सो 20 डिवाइडेड बाय 100, और अगर हमने ऐसा किया तो ये इससे जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 को डिवाइड कर दो, 1 को डिवाइड कर दो 5 से, पॉइंट लगा के 0, तो ये कितना हो जाएगा भैया 0.2 हो जाएगा। क्लियर, यही होगा ना, फिर से देखिए क्या, चलो वापस से थोड़ा पीछे आना, क्या निकालने को बोल रहे थे, तो हमसे निकालने को बोला था ये 20 है ना, और 20 को हमें डिवाइड करना होगा 100 से, जिसको हमने काटा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और 5 को अगर करेंगे 1 से, पॉइंट लगाया फिर 0 आया, तो ये क्या होगा 5 दूनी 10, 0.2 निकल कर आएगा, ठीक है। कितना निकल कर आएगा यू 0.2 मीटर पर सेकेंड निकल कर आएगा, ठीक है। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास फाइनल भी तो देकर रखा है, और वो कितना देकर रखा है भैया 0 देकर रखा है। सो b इज इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब पहले तो हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, तभी हमारा फोर्स का फॉर्मूला लग पाएगा। सो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा v माइनस यू अपॉन में t। ओके, सो b हमारे पास 0 है, u हमारे पास 0.2 है, और टाइम हमें कितना देकर रखा है 10 सेकंड का देकर रखा है। सो 0.2 डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं। सो ये कैसे सॉल्व होगा, 2 अपॉन में 100, वो भी माइनस में, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0। सो 50 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाया 0 करा, नहीं हुआ, फिर हमने 0 लगाया है ना यहाँ पर, और एक 0 बढ़ाया, तो ये कितने बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, कितनी बार में 2 बार में जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी ये हमारा 0.02 क्या निकल कर आएगा मीटर पर सेकेंड, इसका एक्सेलरेशन निकल कर आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, सो भैया ध्यान से सुनेंगे, फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, और हमें मास कितना देकर रखा है, कहाँ गया, सो वो है हमारा 20 ग्राम। इसे किलोग्राम में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 में यहाँ पर लिख दे रही हूँ। एक्सेलरेशन कितना दिया है हमारे पास, सो 0.02 देकर रखा है। ओके चलो, अब हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो हमने लिखा इसे 2 डिवाइडेड बाय 100। ओके चलो सॉल्व करें अब हम इसको, भाई एक 0 से एक उड़ जाएगा, है ना, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। अगेन 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी ये हमारा 2500 हो जाएगा। ठीक है, रुको एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं यहाँ ऐसे, और हमने क्या किया है, सो फोर्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2500। चलो मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको, जैसे ये 2500 है ना, कैसे करेंगे भाई, पहले तो पॉइंट लगाएंगे, एक 0 आएगा, पर अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर हमने यहाँ एक 0 बढ़ाया, यहाँ किया, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर हमने एक 0 बढ़ाया, यहाँ पर किया, अभी भी नहीं हो रहा है, फिर एक 0 बढ़ाया और एक यहाँ पर किया, क्या अब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, और हम इस पूरे को कर देंगे डिवाइड, यानी कि क्या निकल कर आएगा हमारा फोर्स, तो ये निकल कर आएगा, तो हमारा ये कितना निकल कर आएगा 0.0004
ऑफ न्यूटन निकल कर आएगा। एक और चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि हमारा एक्सेलरेशन किस में था बेटा, माइनस में था, तो ये भी हमारा किस में होगा, माइनस में होगा, ये भी हमारा किस में होगा, माइनस में होगा, और हमारा आंसर भी किस में निकल कर आएगा, माइनस में निकल कर आएगा। ठीक है, सो बस यही जानकारी मुझे आपको देनी थी। इस क्वेश्चन का आंसर हमने ये यहाँ पर निकाल लिया है, तो उम्मीद करती हूँ कि दिमाग में भी सब कुछ अच्छे से बैठ गया होगा। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं हमसे मैग्नेट ब्रेन्स से। साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। YT पर आप क्लासेस ले सकते हैं एप्लीकेशन पर, और इसी के साथ वेबसाइट के थ्रू जुड़कर भी आप हमसे हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक की लिंक मिलेगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये है हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज जैसे CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। सो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में जहां पर हम जानेंगे गति का तीसरा नियम। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।